देखते हैं। इंटरनेशनल प्राइस आप देखें ऑयल में तो एक समय $2470 तक गया था, फिर वहाँ से माफ़ कीजिए 2470 कह रहा हूँ $85 तक गया था। उसके बाद वो नीचे गिरते गिरते अभी ब्रेंट 79 पे चल रहा है और WTI और $3 इससे नीचे। चीन की तरफ से क्या डिमांड कम हो गई है? कह रहे हैं कि पहले हाफ में यानी जनवरी से जून के बीच में 11% इम्पोर्ट कम किया है चीन ने। इकॉनमी की हालत ख़राब है, GDP के नंबर हमने देखे। या फिर US में माहौल चुनावी है, उसका भी हो सकता है कि वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा आ रहा हो। तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन खाड़ी देशों में बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद प्राइस जैकअप नहीं हो रहे हैं। तो ये खेल क्या है तेल का? हमारे लिए तो फ़ायदा है, इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। तनेजा जी से बात करते हैं। तनेजा जी दुनिया के जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं और खाड़ी देशों में भी बहुत गए हैं और बाकी दुनिया भर में घूमते रहते हैं। तनेजा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो तेल में सर में चल रहा, सर इसको थोड़ा समझाइए कि इतना मिडिल ईस्ट में टेंशन, उसके बावजूद क्रूड नीचे क्यों? तीन बड़े कारण हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका के अंदर बाइडेन सरकार ने जो तेल के लिए किया, हालांकि उन्होंने लगा ऐसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ज्यादा किया है, लेकिन बाइडेन साहब के 3.5 साल के अंदर तेल की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका नफा दुगना हो गया, तेल का उत्पादन बढ़ गया। तेल के हिसाब से अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी या एनर्जी इंडिपेंडेंस काफी मजबूत हो गई। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अगर सत्ता में आते हैं, जो लगता है कि अब होने वाला है, लगभग 90% तेल जगत में ये लोग मान के चल रहे हैं कि अगली सरकार ट्रंप की होगी। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो तेल का उत्पादन, तेल का एक्सप्लोरेशन और जहां जहां प्रतिबंध लगे हुए सब हटा देंगे। उन्होंने कहा वो तेल जो है बिल्कुल उसका फ्री फ्लो हो जाएगा और अमेरिका जो है उस वहां से उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी तरफ चाइना का, जैसे आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, चाइना कहने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को समझाना चाहता है कि उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पे है, सब तेजी से हो रहा है, वो दूसरी महाशक्ति बनने वाला है, लेकिन आंतरिक उनकी स्थिति यह है कि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। सस्ता तेल जो है वो एक तरफ तो रूस से बहुत खरीद रहे हैं, दूसरा ईरान से खरीद रहे हैं। ईरान से तेल मलेशिया जाता है, वहां से चाइनीज टैंकर्स में लादा जाता है और वो सस्ता तेल है, वो रूस से भी सस्ता ईरान उनको तेल दे रहा है। उस सब के बावजूद उनकी अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ा रही है और राजनीति वहां पे मजबूत रही है। जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनकी प्राथमिकता यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी को इतना मजबूत कर दो कि आने वाले 100 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का वहां पर राज रहे। अर्थव्यवस्था का इससे क्या होता है, क्या नुकसान होता है, इसकी उन्हें फिलहाल कोई ज्यादा चिंता नजर नहीं आती। तीसरा, जो इजराइल और हिजबुल्लाह को लेकर के चल रहा है, ये बड़ा सीरियस मसला है, लेकिन तेल जगत ये मान के चलता है इससे सप्लाई डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका नहीं होने देगा और ना ही डिस्ट्रप्शन जो है वो कोई और देश चाहता है। तो युद्ध बढ़ेगा, उससे परेशानी बढ़ेगी, जियोपॉलिटिकल एंजाइटी बढ़ेगी, लेकिन तेल सप्लाई में डिस्ट्रप्शन नहीं होगा। ये तीन बड़े कारण है जिससे तेल जो है वो उत्तर की दिशा जो ओपेक चाहता है उसकी जगह दक्षिण की दिशा में जा रहा है। जी गावस, तनेजा जी एक चीज़ बताइए मुझे, चीन क्या रशिया की तरफ से, ईरान की तरफ से बहुत ऑयल खरीद रहा है जो कि शायद ऑफिशियल चैनल से नहीं आ रहा होगा, इसकी वजह से भी प्राइस पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जबकि उतना ज़्यादा शायद उसकी खपत कम नहीं हुई जितना हमको प्रोजेक्टेड दिख रहा है। क्या ये वजन ला सकते हैं? नहीं, देखिए चाइना के ऊपर बड़ी जो है ईगल आई रखी जाती है, बड़ी पैनी निगाह बाजार रखता है और खासतौर से जो अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और यूरोप की एजेंसी वो बहुत पैनी नजर रखते हैं। वो उनका क्या है कि उन्होंने तेल को, सस्ता तेल उनको मिल रहा है। अगर बाजार में तेल जो है 79 पे मिल रहा है तो आप ये मान के चलिए चीन को जो औसतन तेल मिल रहा है वो 67 से $68 पर बैरल पे मिल रहा है। रूस का हो और ईरान का तो और भी सस्ता, क्योंकि ईरान का तेल ज्यादा देश खरीद नहीं सकते और चीन भारी मात्रा में खरीद रहा है। और दूसरी तरफ रूस का तेल तो उनका आ ही रहा है, क्योंकि धीरे धीरे जो रूस की निर्भरता है वो चीन पर बढ़ रही है, तो उसका लिहाजा यह है कि उनको मिल रहा है। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था सच में परेशानी में है और जो तेल वो आयात कर भी रहे हैं उसका प्रयोग वाहनों के लिए कम हो रहा है, उसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है पेटकेम बनाने के लिए, और वो पेटकेम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना, उससे उनको फायदा भी हो रहा है, उनका ट्रेड भी हो रहा है। लेकिन कुल मिला के चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो फंडामेंटली परेशानी में है। जिस हिसाब से उन्होंने वहां के प्राइवेट सेक्टर को जो है निशाने पे लिया, जिस हिसाब से बड़े बड़े उद्योगपतियों को जेल में डाल दिया, मैसेज ये गया है वहां पे कि प्राइवेट सेक्टर में लोग आना नहीं चाहते और चीनी जो वहां प्राइवेट सेक्टर के मालिक हैं भारी मात्रा में चीन छोड़ करके भाग रहे हैं। और जो विदेशी पहले आराम से आते थे
अब वो 10 दफे सोच रहे हैं। तो इससे वहां की अर्थव्यवस्था परेशान है। लेकिन चीनी राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, उनका मकसद इस समय यह है कि अर्थव्यवस्था को ठीक रखो, पर डोला डामाडोल होती है होने दो, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो भविष्य है उसको पक्का करो और इस प्रोसेस में अपना जो भविष्य है उसको पक्का करो। उनकी प्राथमिकता राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। इसलिए चीनी अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कल ही खबर आई कि यूएस ने 5 लाख बैरल अपने एसपीआर के लिए खरीदा, जो बाइडेन साहब ने खर्च करवा दिया था। लेकिन सर मुझे खाड़ी देशों को बताइए, खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, हिजबुल्ला का भी अलग, लेबनान का भी, बहुत सारी चीज़, यमन में अलग झंझट चल रहा है। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी ब्लूमबर्ग में, जो उन्होंने एक नया एंगल और निकाला कि नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में भी झंझट है। तो बहुत सारे फ्रंट ऑलरेडी जैसे ना सुलग रहे हैं। क्या ये एक रिस्क हो सकता है, खासतौर पे खाड़ी देशों वाला जो क्रूड ऑयल के लिए रिस्क हमेशा बना हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है? देखिए, जो खाड़ी के देश है वहां पे जिस हिसाब से इजराइल और अमेरिका के बीच में दूरी बन रही है, बड़ी कोशिशों के बावजूद इजराइल अमेरिका की बात नहीं मानता, तो वहां दूरी बढ़ रही है। अगर ट्रंप साहब आते हैं तो वो कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जो शायद लोगों को पसंद ना आए, क्योंकि उनका रवैया इजराइल के प्रति जो है थोड़ा ज्यादा नरम होता है। तो इसलिए जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इजराइल, हमास और ईरान, ये तीनों बड़े एक्टर हैं, इनमें ये हिजबुल्लाह एक बहुत बड़ा एक्टर है। कोई अभी सुधर जाएगी मुझे ऐसा नजर नहीं आया। ये वो आग है जो धीरे धीरे अभी और सुलगने वाली है। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन की आग जो है वो भी और सुलगेगी। आपने नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का बड़ा अच्छा जिक्र किया। नॉर्थ कोरिया इस समय रूस की बड़ी मदद कर रहा है, खासतौर से यूक्रेन के मसले में असला देकर के, बारूद, गोले, असला देकर, उसको लेकर के जो यूरोप और अमेरिका बहुत परेशान है। तो इस तरह की खबरें आपको आ रही हैं कि नॉर्थ कोरिया वो कर रहा है जो पश्चिम के जो हित हैं उसके प्रतिकूल है, उसको लेकर आ रहा है। लेकिन ताइवान एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए ताइवान, नॉर्थ कोरिया और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट, ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं। और लोग ये मान के चल रहे हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं कि ट्रंप साहब जैसे सत्ता में आ ही चुके हैं, ये उसके बावजूद का अवलोकन है। और कुछ परिवर्तन होता है अलग कहना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तेल की कीमतें फिलहाल अंडर प्रेशर रहेंगी और दक्षिण की दिशा में जाएंगी। और जो बड़े आयातक देश हैं भारत जैसे, उनके पास शिकायत का मौका तो रहेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जैसे भारत को यूक्रेन जाने की आवश्यकता पड़ रही है जो वो नहीं चाहता था, तो वो एक प्रेशर है। लेकिन जहां तक तेल की कीमत का प्रश्न है उसमें थोड़ी सी राहत है। बिल्कुल, ये थोड़ी बहुत बड़ी राहत है कि 80 के नीचे है और $75 तक आ जाए। तनेजा जैसा कह रहे हैं और नीचे आएगा तो फिर भारत के लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तनेजा सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्रूड नीचे ही रहेगा, अभी ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। और बाइडेन जी के जाने के बाद अगर ट्रंप जी आए, अगर मगर लगा रहा हूँ, पता नहीं अभी मैं, तो और नीचे जा सकता है, क्योंकि ट्रंप साहब बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंटलिस्ट के चक्कर में फंसते नहीं हैं। उनका अपना अलग राय है। उन्होंने कोयला भी बहुत उत्पादन करवाया था और कनाडा से क्रूड भी लेके आए थे, हाई क्रूड, हैवी क्रूड जिसको बोलते हैं। खैर, तो तेल नीचे है, ये भारत के लिए अच्छा है। दूसरी खबर, सोना